नमस्कार, मैं हूं सानिया और आप देख रहे हैं डे न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। बोरे में एक युवक का शव मिलने से अहियापुर थाना क्षेत्र में फैल गई सनसनी। गला रेत कर दी गई है हत्या। हाथ पैर बांध बोरे में लाश को रखकर लगा दिया गया ठिकाना। पुलिस बनकर साइबर अपराधियों ने एक महिला को लगा दिया चूना। बेटे को छोड़ने के नाम पर कर ली करीब 1 लाख की ठगी। और जनता को धोखा नहीं दे तेजस्वी यादव। दर्शन पूजन करने गरीबनाथ मंदिर पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, पिता के बाद अब पुत्र को जेल जाने की है बारी। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। हेलो, तुम्हारा बेटा रेप केस में 4 लड़कों के साथ पकड़ा गया, उसको थाने में रखे हुए है। मैं पुलिस वाला बोल रहा हूँ, DNA रिपोर्ट से तुम्हारा बेटा निर्दोष है। अगर बचाना है तो तुमको रुपए भेजना होगा। इस तरह का कॉल करके साइबर फ्रॉड गिरोह के शातिरों ने काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के मारीपुर जैतपुर कॉलोनी की एक महिला को अपने जाल में फंसा लिया। बेटा को आरोप मुक्त करके थाने से छोड़ने के नाम पर उनसे 83,700 रुपए उड़ा लिए। घटना को लेकर पीड़ित महिला ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। FIR में बताया कि सबसे पहले खुशबू कुमारी के नाम पर 15,000 मंगवाया, फिर खुशबू कुमारी के ID पर दोबारा 7,000। इस तरह से अलग अलग नाम की महिला एवं लड़कियों के UPI ID पर कुल 83,700 रुपए मंगवा लिए। सारे रुपए उसके UPI ID से उड़ाए गए हैं। एक महिला द्वारा आवेदन दिया गया था कि उनका बेटा बाहर में कहीं रहता है और उनके द्वारा कोई रेप केस किया गया है, उनको दिग्भ्रमित किया गया। इस संबंध में महिला ने आवेदन दी है और FIR कर दी गई है और उसमें अभी जांच चल रही है। एक्चुअली उनका बेटा कहीं बाहर रहते थे, बाहर रह के पढ़ाई करते हैं, तो उनको दिग्भ्रमित करके बताया गया कि आपका बेटा कोई रेप केस में फंस गया है। और वो पुलिस वाले बोल रहे थे कि पुलिस वाले कोई हैं, पुलिस बन के जो है सो उनसे पैसे की मांग की गई। जैसे कि महिला बता रही थी, उनकी बेटा कहीं आउट ऑफ स्टेट पढ़ाई करते हैं, तो इसी के द्वारा महिला जो है सो कुछ संशय में आ गई और कुछ पैसा जो है सो ठग लिया गया है। कितना अमाउंट दिया गया, कुछ पता चल पाया? FIR नहीं, 90,000 की बात आ रही है एक्चुअली, तो FIR में देखने के बाद पता चलेगा। इसके सर आगे प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है, इसमें अभी अनुसंधान चल रही है। मुजफ्फरपुर की छाता बाजार स्थित थोक मंडी से पटाखा की भी दुकानों को हटाया जाएगा। प्रशासन की ओर से 15 मार्च तक का अल्टीमेट दुकानों को दिया गया है। अगर तय समय तक दुकानें नहीं हटाई गई तो पुलिस और प्रशासन संयुक्त रूप से आगे की कार्रवाई करेगा। SDO पूर्वी अमित कुमार और ASP नगर भानु प्रताप सिंह ने पिछले दिनों निरीक्षण कर सभी दुकानों को इस आदेश से अवगत करा दिया था। SDO पूर्वी ने बताया कि NGT और DM के निर्देश पर यह आदेश दिया गया है। निरीक्षण में पता लगा कि एक भी पटाखा दुकानदारों ने लाइसेंस रिन्यूअल नहीं कराया है। NGT का सख्त निर्देश है कि पटाखा दुकान के ऊपर आवास स्थल नहीं होगा, जबकि छाता बाजार अति व्यस्त इलाका है। इधर से बाबा गरीबनाथ मंदिर जाने का रास्ता भी है। फायर ऑडिट रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा था कि कोई हादसा होता है तो यह भीषण रूप से ले सकता है। कागज पर 22 दुकानें चलती है, 50 से अधिक वर्तमान में प्रशासनिक कागजात में पटाखा की 22 दुकानें हैं जिनके नाम से लाइसेंस निर्गत है, लेकिन यह सिर्फ कागज पर है, जबकि हकीकत यह है कि छोटी बड़ी करीब 50 से अधिक पटाखा की दुकानें मंडी में है। बिहार फायर वर्क एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष इम्तियाज अहमद ने कहा कि कई दशक में बड़ी संख्या में परिवार इसी व्यवसाय से जीविकोपार्जन कर रहे हैं। अगर हमें विस्थापित करने का आदेश प्रशासन ने दिया है तो स्थापित करने की भी जिम्मेदारी उनकी ही है। देखिए, आप जो कह रहे हैं वो 100% सही है।
मध्य प्रदेश के हरदा में जो घटना घटी है आज से तकरीबन 10 से 15 दिन पहले, उसकी पुनरावृत्ति पूरे भारत के किसी राज्य के किसी ज़िला में नहीं हो, इसका प्रयास हम लोगों का है। उसी घटना से पुनः सीख लेते हुए हम स्वयं रिस्पेक्टेड एसडीएम सर ईस्ट से मिले थे और अपनी बातों को रखा था कि सर इस तरह की घटनाएं घटी हैं वहाँ, और हम लोग के बाल बच्चे का भविष्य इसमें शामिल है और जिम्मेदारी आप लोगों की भी है, तो इसका परमानेंट सॉल्यूशन निकाला जाए और अकॉर्डिंग टू लॉ एंड एक्सक्लूसिव एक्ट जो इसका मतलब कि सही सॉल्यूशन हो वो निकले। तो बोले थे कि प्रशासन का आपके साथ पूरा सहयोग रहेगा और आप इसका निदान देखिए, खोजिए, हमसे जो बन पड़ेगा, हमारे जो पावर में है हम आपको गाइडलाइन करेंगे। और उसके बाद हमारे ज़िला के जो मालिक हैं, जिला पदाधिकारी महोदय जो अभी मुजफ्फरपुर में चार्ज लिए हैं, उनसे भी इस पर परामर्श होगा और परामर्श के बाद जो है एक परमानेंट सॉल्यूशन होगा। तो इस संदर्भ में हम लोग पिछले 20 दिन से लगे हुए थे और कल उन लोगों का निरीक्षण भी हुआ है, जिसको रूटीन निरीक्षण कह सकते हैं। उसमें रिस्पेक्टेड एसडीएम ईस्ट सर और एएसपी सर का आना हुआ, उनका वेलकम हुआ हमारे मंडी में। तब कि कल मैं अनुपस्थित था, लेकिन मेरे बिहाफ में जो हमारे एसोसिएशन के भाई थे उन्होंने अपनी बातों को रखा। उन्होंने एक गाइडलाइन दिया है, एक टाइम दिया है कि इस टाइम में आप लोग जो है यहाँ से पलायन कर जाइए, चले जाइए और कोई परमानेंट रास्ता निकालिए। आज मेरे द्वारा और एएसपी टाउन के द्वारा पटाखा दुकानों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में उन लोग को यह अंतिम चेतावनी दी गई है कि आबादी से दूर सुरक्षित जगह पे जाकर के अपना पटाखा का नियमानुसार जो भी गाइडलाइन है उसको फॉलो करते हुए पटाखा की बिक्री करेंगे और लाइसेंस वगैरह सबका अपडेट होना चाहिए, या उनको चेतावनी के रूप में बोला। 15 मार्च तक उन लोग को बोला गया है कि 15 मार्च तक यहाँ से पटाखा की दुकान खाली हो जानी चाहिए। अगर खाली नहीं होगी तो फिर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री मिलिंद्र परांडे ने सरस्वती पूजा की विसर्जन यात्रा पर दरभंगा जिले के 3 स्थानों पर तोड़फोड़, पत्थरबाजी, उपद्रव एवं श्रद्धालु महिलाओं से अभद्रता की घटनाओं की ओर निंदा करते हुए प्रशासन से दोषियों को चिन्हित कर कठोर कार्रवाई करने की मांग की है। सोमवार को मुजफ्फरपुर आगमन कर कलमबाग चौक स्थित परिषद के कार्यालय में मीडिया से बातचीत में उन्होंने 50 से अधिक घायलों की समुचित चिकित्सा एवं क्षतिपूर्ति की मांग जिला प्रशासन से की। उन्होंने कहा कि प्रशासन की उदासीनता और तुष्टीकरण की नीति के कारण बार बार ऐसी घटनाएं होती है। उन्होंने कहा कि अब विश्व हिंदू परिषद हिंदू मंदिरों की सरकारी नियंत्रण से मुक्ति के लिए पर्यटन शुरू करेगी। पूरे देश में मतांतरण के विरुद्ध कठोर कानून बनाई जाए, नागरिकता संशोधन विधेयक सीएए भी यथाशीघ्र लागू किए जाए। मौके पर विहिप के क्षेत्र मंत्री वीरेंद्र विमल, क्षेत्र संगठन मंत्री आनंद कुमार, प्रांत मंत्री राजकिशोर सिंह, विशेष संपर्क प्रमुख राणा रणवीर सिंह, प्रांत उपाध्यक्ष रंजीव कुमार सिंह, प्रकाश पांडे, अविनाश झा, ठाकुर चंद्रपाल सिंह उपस्थित रहे। जो प्रेस वार्ता है मुख्य रूप से दरभंगा में जो हिंदू समाज के ऊपर पिछले 2-3 दिनों में शोभा यात्रा के बाद में हमले हुए हैं, मूर्ति के ऊपर हमले हुए हैं, लोगों के ऊपर हमले हुए, महिलाओं के ऊपर हमले हुए और पथराव के कारण से अनेक हिंदू समाज के लोग चोटी ले हुए, तो ये घटनाएं बिहार में बढ़ते जा रही है। और मुझे लगता है इसमें पुलिस प्रशासन की बहुत लापरवाही है कि ऐसे संवेदनशील क्षेत्रों में जहाँ शोभा यात्राएं निकल रही है वहाँ पूर्व तैयारी की दृष्टि से कुछ भी नहीं किया जा रहा है। मैं आह्वान करता हूँ कि राज्य सरकार ने और प्रशासन ने ऐसे रास्तों के ऊपर जो घर है, जो मस्जिदें हैं, इनके ऊपर जो ड्रोन से पहले से निगरानी रखनी चाहिए, ताकि ऐसे पत्थर फेंक करने के लिए जो पत्थर का जमावड़ा किया जाता है, लोग एकत्र होते उसके बारे में जानकारी और फिर उसको रोकने के लिए सारी उपाय योजना पुलिस कर सके। ऐसे जो तत्व है कि जो दंगाई है, इनके ऊपर कठोरतम कार्रवाई करनी चाहिए ताकि इनकी हिम्मत पुनः इस तरह के काम करने के लिए नहीं होनी चाहिए। और अभी अधिक गिरफ्तारियां होने की आवश्यकता है ताकि ऐसी घटनाओं के पीछे का कौन मास्टरमाइंड है यह ध्यान में आया जाए। दूसरा विषय ने
अभी केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि सीएए का कानून वह लागू करेगी, उसके रूल्स फ्रेम करेगी। तो विश्व हिंदू परिषद ने यह विषय कोरोना के पहले भी उस समय हाथ में लिया था जब पार्लियामेंट में यह कानून पारित हुआ था। तो हम अभी भी संकल्पबद्ध है कि हिंदू संगठन के नाते कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से जो भी हिंदू शरणार्थी होकर, हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख जो भी नागरिक वहाँ का यहाँ शरण लेने के आया है, उसको सुरक्षितता मिले, उसको नागरिकता मिले, इसके लिए, उसके पुनर्वास के लिए विश्व हिंदू परिषद पूर्ण सहयोग करेगी, प्रयास करेगी। हिंदू मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से दूर करना, यह भी विश्व हिंदू परिषद का एक संकल्प है और इसलिए अभी श्री राम जन्मभूमि के इस आंदोलन के बाद में वह कार्य भी विश्व हिंदू परिषद हाथ में लेगी। हमने एक चिंतन समूह बनाया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के अनेक वकील, अनेक हाई कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिसेस और साथ में अनेक साधु संत और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता बैठकर इसके लिए एक मॉडल बना रहे हैं कि जिस कारण से हिंदू धन का उपयोग हिंदुओं के लिए ही हो, हिंदू मंदिरों के दान का उपयोग भी हिंदुओं के लिए ही हो, इसके लिए हम प्रयत्न करेंगे। और मंदिरों का संचालन हिंदू समाज के संपूर्ण सहभागिता से हिंदू समाज के हाथ में ही रहना चाहिए, ये हमारी मान्यता है। तो यह हमारा दूसरा महत्व का विषय रहेगा। धर्मांतरण के कारण से हिंदू जनसंख्या में बहुत बड़ा असंतुलन यह देश भर में निर्माण हो रहा है और इससे धर्मांतरण विरोधी कानून लाकर जो ईसाई मिशनरियों के अनेक संगठन काम कर रहे हैं उनको रोकना और मुसलमान समाज में से जो वर्ग लव जिहाद में इसमें पूर्ण काम कर रहा है उसको भी रोकना, यह भी हमारा उद्देश्य है। अब पूजा के का तो आदेश मिल गया, मथुरा पे आगे क्या होगा? ऐसा है कि कोर्ट ने जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को आदेश देकर सर्वेक्षण कराया और उसके बाद में पूजा प्रारंभ करने का आदेश जो काशी विश्वनाथ में दिया, उसका हम स्वागत करते हैं। हिंदू समाज को, विश्व हिंदू परिषद को इससे बहुत संतोष है और हमको ऐसा लगता है कि जो सारे सबूत है, एविडेंस है, उसके आधार पर तो ऐसा ही लग रहा है कि धीरे धीरे कोर्ट की प्रक्रिया से ये मंदिर हिंदू समाज के हाथ में आ सकते हैं, क्योंकि यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि मंदिरों को तोड़कर ही वहाँ दोनों जगह की मस्जिदें बनाई गई है। और हिंदू समाज का संकल्प है कि अयोध्या, मथुरा, काशी उनको प्राप्त होने चाहिए और मेरा विश्वास है कि हिंदू समाज अपने संकल्प को पूर्ण करेगा। 20 फरवरी को मुजफ्फरपुर के सकरी सरैया में प्रस्तावित नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का जन विश्वास यात्रा कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सोमवार को पूर्व मंत्री मोहम्मद इसराइल मंसूरी ने भगवानपुर चौक से रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पूर्व मंत्री ने कहा कि 17 साल से जो बिहार में पंगु सरकार थी उसको तेजस्वी यादव ने 17 महीने में रफ्तार देने और गाथा लिखने का काम किया है। लाखों बेरोजगार को रोजगार देने का काम किया और जितने भी काम उनके 17 महीने के कार्यकाल में हुए उसे जनता के सामने रखा जाएगा। जिलाध्यक्ष रमेश गुप्ता ने कहा कि तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा की शुभारंभ मुजफ्फरपुर से कर रहे हैं जो ऐतिहासिक होगा। आज आपको हम बता देना चाहते हैं कि कल ही सकरी सरैया में प्रतिपक्ष के नेता, युवाओं के अरमान, युवाओं के दिल के धड़कन वीर तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जन विश्वास यात्रा के तहत कार्यक्रम होना है। 10 बजे सकरी सरैया मैदान में लाखों लाख के लोग संख्या में पहुँचे। इसके लिए रथ निकाला जा रहा है, प्रचार रथ निकाला जा रहा है और हम आपको बता देना चाहेंगे, आप तमाम युवा, छात्र, नौजवान, किसान, गरीब गुरबा तमाम लोग लाखों लाख के संख्या में पहुंचने जा रहे हैं और यशस्वी नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी को भाषण का सुनने का काम करेंगे। और जिस तरीके से 17 साल की जो पंगु सरकार थी, जो उसको किस तरीके से रफ्तार 17 महीना में इन्होंने जो गाथा लिखने का काम किया है, लाखों बेरोजगारों को रोजगार देने का काम किया है, इन्वेस्टर लाने का काम किया है। पहली बार इन्वेस्टर मिस्ट उद्योग विभाग ने लगाया। आईटी में जो है सो इन्वेस्टर आया, आईटी पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी और मानदेय बढ़ाई गई, तालीम मरकज का, टोला सेवका का, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका का, ये तमाम कार्यों का
बिहार के जनता के सामने रखने का काम करेंगे और 2024 और 2025 में बिहार की जनता, मुझे पूरा विश्वास है, युवा नेतृत्व तेजस्वी यादव के साथ करोड़ों युवा हाथ से हाथ मिला करके, कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ने का काम करेगा। हम दिए हैं रोजगार तो 17 साल में वही ना, 2020 के चुनाव में जब अकेला तेजस्वी यादव ने जब जनसभा को संबोधित किया, बिहार के कोने कोने में जब बोले कि हम पहली कैबिनेट में पहली कलम से 10 लाख बेरोजगार को नौकरी देने का काम करेंगे, तो वही माननीय मुख्यमंत्री जी बोलते थे कि कहाँ से लाएंगे, कैसे दे देंगे, तरह तरह की बातें बोलते थे। हम लोग तो युवा लोग हैं और हम लोगों को तो सीख दिए हैं तेजस्वी यादव जी, अनएक्सपेक्टेड बात नहीं बोलते हैं। हम लोग ऐसा कोई बात नहीं बोलते हैं जो किसी तरह के, चूँकि हमारे नेता भी सरल और शालीनता के साथ और सूझबूझ के साथ अपनी बातों को रखते हैं, जिसको बिहार ही नहीं पूरे देश में सराहा जा रहा है। तो हम शालीनता के साथ ही कहना चाहते हैं कि जो लोग कहते थे ये असंभव है, नहीं हो पाएगा, कहाँ से देगा नौकरी, 17 महीना में तेजस्वी यादव ने जो ठेला जो चल नहीं रहा था, बैठा हुआ था, उसको दौड़ाने का काम किया और 70 दिनों में एक विभाग में 2,22,000 नौकरी देने का काम किया और कुल 17 महीना में 5 लाख नौकरी देने का काम किया। ये हमारे वीर तेजस्वी यादव जी काम कर रहे हैं। कल का जो जनसभा है तेजस्वी यादव जी का, वो सभा सफल सभा होगा और पूरे बिहार में सभा होना है। उसमें हमको लगता है कि मुजफ्फरपुर अव्वल दर्जे का होगा और यहाँ से टोटल जो लोग हैं पंचायत और गांव स्तर के लोग जुटेंगे और तेजस्वी यादव के भाषण को सुनकर और उससे लाभ उठाने के लिए पूरे अपने गांव में जाएंगे और गांव में इसका प्रचार करेंगे, कैसे तेजस्वी यादव ने 17 महीना में नौकरी देने का काम किया है और कैसे मुखिया और सरपंच, चाहे वार्ड चाहे जिला परिषद हो, उसका मानदेय कैसे दुगुना करने का काम किया है, ये सब वो बताएंगे। और उसके बाद तो जाके लोगों के बीच जाके और बताया जाएगा, उसी के हिसाब से वोट लिया जाएगा। मुजफ्फरपुर से शुरुआत हो रही है इस यात्रा की, क्या कहेंगे, किस प्रकार देखते हैं, कितनी संख्या रहेगी लोगों की? मुजफ्फरपुर पर भरोसा है हमारे माननीय नेता तेजस्वी यादव जी का और मुजफ्फरपुर से शुरुआत हुआ है, मुजफ्फरपुर से अच्छी शुरुआत हुई है और यहाँ लाखों लाख के संख्या में लोग यहाँ पहुँचेंगे और अपने नेता के हाथों को मजबूत करेंगे और यहाँ से लोग ताकत देने का काम कहेगा कि तेजस्वी तुम लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं और जैसा डिसीजन लोगे हम तुम्हारे साथ हैं। एक कार्यक्रम होने वाला है। विश्व सनातन सेवा की ओर से सोमवार को मुजफ्फरपुर के पानी टंकी चौक स्थित प्रतिमा स्थल पर शिवाजी महाराज की 313वीं जयंती शिव जन्म महोत्सव के रूप में मनाई गई। इस अवसर पर छत्रपति शिवाजी महाराज की जीवनी संबंधित किताबों की प्रदर्शनी के साथ धार्मिक ग्रंथ एवं बज्रिका साहित्य की भी प्रदर्शनी लगाई गई। मौके पर मौजूद सभी लोगों ने वीर छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों पर चलने और गरीबों के साथ पिछड़े हुए लोगों को हमेशा मदद करने का संकल्प लिया। इस दौरान जय भवानी जय शिवानी के नारों से माहौल गुंजयमान रहा। आज हमारे युवाओं द्वारा ये कार्यक्रम निर्धारित किया गया है सनातनी धर्म के बच्चों के द्वारा कि शिवाजी महाराज की हम जयंती मना रहे हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज की। तो यह उनके संघर्ष, उनके नेतृत्व और उनके विचारशीलता का परिचय देता है कि उनके संघर्ष की वजह से आज हमारा राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बना था पूर्व काल में और आज फिर यह स्थापित हो रहा है मोदी जी के काल में कि राम राज्य की स्थापना हो रही है। और हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमने इस राम राज्य की स्थापना देखी और इस बात के लिए भी हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे युवा छत्रपति शिवाजी महाराज को याद करते हुए आज के दिन को मना रहे हैं। ही के दिन हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था और हम लोग इसी के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और हम लोग एक ऐसे महान व्यक्ति का जन्मोत्सव मनाने का सौभाग्य मिल रहा है हम लोगों को, जिन्होंने भारतवर्ष में बढ़ते हुए अताइयों का, चाहे वो उत्तर से इस्लाम और दक्षिण से, हमारे यहाँ पूरे पुर्तगाली और फ्रांसीसी हमारे देश को क्रिश्चियन और मुसलमान बना रहे थे। उस समय में एकमात्र वही थे जो इस दृष्टि को दिए कि नहीं, जो क्रिश्चियन या मुसलमान बन गया है दबाव में आकर, वह कैसे फिर से हिंदू बनेगा, क्योंकि हिंदू राजा ढेर सारे हुए उस काल में। अगर हम लोग देखेंगे तो छत्रसाल से लेकर दुर्गा राठौर, माता दुर्गा,
माता छतरानी दुर्गा देवी, उसके बाद तो फिर कर्णावती, उन सारे ने बहुत सारा काम किया हिंदुत्व के लिए, मुगलों का विरोध किया। लेकिन एकमात्र छत्रपति शिवाजी महाराज थे जिन्होंने इस बात को रखा कि नहीं, जो मुसलमान बन गया है वो फिर से हिंदू बन सकता है, जो ईसाई बन गया है वो फिर से ईसाई बन गया है। हम लोग जो घर वापसी की बात आज कर रहे हैं वो आज से 400-450 वर्ष पहले उन्होंने किया था, वह ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद राजा ढेर सारे हुए, जैसे हमारे महाराणा प्रताप हुए, उसके बाद और भी ढेर सारे राजा हुए जिनका भगवा ध्वज था, लेकिन उन्होंने पहली बार हिंदू साम्राज्य की स्थापना की। इसलिए यह दिन ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आज ही के दिन वो अवतरित हुए थे। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होता, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस बात को साबित कर दिया है सेरेब्रल पल्सी बीमारी से ग्रसित मुजफ्फरपुर के अनुभव राज ने। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के कारण अनुभव का शरीर पूरी तरह से काम नहीं करता, लेकिन उसकी बुद्धि तीक्ष्ण है। उसके लिखे माँ कविता को NCERT ने सलाम किया है। उसकी कविता माँ के कक्षा 2 के सिलेबस में शामिल किया गया है, जो अब पूरे देश में NCERT पाठ्यक्रम में पढ़ी जा रही है। अनुभव की इच्छा है वे शिक्षक बनकर बच्चों को साहित्य की ज्ञान दे। वह वैशाली के सुरहता टीचर ट्रेनिंग कॉलेज से DLED कर रहा है। बताया कि वे बचपन में नानी के साथ ज्यादा समय बिताते थे। नानी कहानियां और कविताएं सुनाती थी। वह उनसे प्रेरित हुआ। पिता पहले कंप्यूटर का व्यवसाय करते थे, अब वे उनके साथ रहते हैं। मुजफ्फरपुर में ही रहकर 2020 में मैट्रिक और 2022 में इंटर पास की। अब बच्चों को पढ़ाना और उन्हें सशक्त बनाना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि माँ और नानी के साहित्यकार होने की वजह से उनकी ललक भी साहित्य के तरफ बढ़ी। लॉकडाउन में कविताएं लिखना शुरू किया। एक कविता लिखी जिसका नाम चिड़ियों का स्कूल है। उसमें माँ पर एक कविता है जिसे NCERT ने पसंद किया। उसके बाद स्कूल के कविता में कविता छापने का लेटर मिला। माता पिता और बहन सब खुश हुए। उन्होंने बताया कि कविता कक्षा 2 के सारंगी में 4थे नंबर पर है। पेज संख्या 14 है। आज वह कविता स्कूल के बच्चे पढ़ रहे हैं। अनुभव बताते हैं कि माँ शब्द से बड़ा दुनिया में कोई शब्द नहीं है। माँ आपसे हमेशा निस्वार्थ प्यार करती है, चाहे आप जैसे भी हो, इसलिए माँ के लिए कविता लिखी। अनुभव को उनकी रचना चिड़ियों का स्कूल के लिए कई पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। इसके साथ अनुभव संगीत भी सीखते रहे हैं और DLED की पढ़ाई के साथ CTET की भी तैयारी कर रहे हैं। आगे चलकर शिक्षक ही बनना चाहते हैं। सर, मुझे मेरी कविता लिखने की प्रेरणा जो है वो मेरी नानी से मिली। मैं बचपन जब 8 साल का था तब से ही मैं कविता लिखते आ रहा हूँ। मेरी नानी मुझे तरह तरह की कविता, लोरियाँ और कहानियाँ सुनाया करती थी, तो मुझे वहीं से प्रेरणा मिली। पहली कविता आपकी कब छपी? पहली कविता मेरी 2022 में छपी और पहली कविता का शीर्षक था माँ, जो कि अभी NCERT के पाठ्यक्रम पुस्तक में भी आई है। माँ कविता आप क्यों लिखे? सर, माँ कविता लिखने के पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि हर बच्चे की दोस्त जो होती है, हर बच्चे की सलाहकार जो होती है, वो उसकी माँ ही होती है। तो मेरी माँ सिर्फ माँ नहीं है, मेरी माँ मेरी अच्छी दोस्त, सलाहकार, जो आप कहना चाहें उसको कह सकते हैं। पढ़ाई वगैरह कहाँ तक कर रहे हैं? मैं PTC सुरहता वैशाली से DLED सेकेंड ईयर का छात्र हूँ। आगे क्या करना है? आगे मुझे अभी DLED कर रहे हैं, उसके बाद फिर BPSC निकाल के उसके बाद टीचर, शिक्षक के क्षेत्र में ही आगे बढ़ना है। बच्चों, जो लोग बैठे हुए हैं, जो लड़के, उसको कुछ संदेश देना चाहेंगे? हाँ, देखिए सर, जो भी इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, ये जो भी मेरी तरह इस तरह के बच्चे हैं, उनको मैं एक ही संदेश देना चाहूँगा और मेरे जीवन का ये संदेश मंत्र भी है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो अगर आप कोशिश करते रहेंगे तो आपको एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। क्या नाम?
मुजफ्फरपुर के पानापुर करियात स्थित संत जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित 3 दिवसीय 9वीं वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता से सांस्कृतिक कार्यक्रम रविवार को संपन्न हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि रेल एसपी कुमार आशीष, एसडीओ पूर्वी अमित कुमार, बिहार विश्वविद्यालय के प्रोफेसर राम प्रवेश यादव, जिला ट्रेजरी ऑफिसर वसीर रहमान अंसारी, राज्य खेल प्राधिकरण के क्रीड़ा पलक राजेंद्र कुमार एवं डीएबी स्कूल की प्रिंसिपल भारती नायक के साथ संत जोसेफ स्कूल के डायरेक्टर प्रमोद कुमार, प्राचार्य सुबोध कुमार सहित कई शिक्षक उपस्थित रहे। स्कूल की छात्राओं ने चंदन तिलक और आरती के साथ अतिथियों का स्वागत किया। साथ ही निर्देशक प्रमोद कुमार एवं प्राचार्य सुबोध कुमार ने कैप, बैच, पुष्पगुच्छ, प्रशस्ति चिन्ह एवं अंग वस्त्र प्रदान कर अभिनंदन किया। निर्देशक प्रमोद कुमार ने कहा कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए खेलकूद अनिवार्य है। वहीं मुख्य अतिथि कुमार आशीष ने कहा कि खेलकूद जीवन के शारीरिक मानसिक विकास में बहुत सहायता होता है। विवेकानंद ने भी कहा कि स्वास्थ्य शरीर में ही स्वस्थ मन का विकास होता है, इसलिए बच्चों को शिक्षा के साथ साथ खेलकूद में भी अपनी सहभागिता बढ़ चढ़ कर देनी चाहिए। उन्होंने कबड्डी के विजेताओं को पुरस्कृत किया। स्कूल के सभी शाखाओं में रेड हाउस सर्वोच्च स्थान पर है। और तमाम प्रतिभागी अपनी प्रतियोगिता का आपने बड़े कम शब्दों में बहुत अच्छे तरीके से अभी तक के जो वक्ता रहे हैं उनके बारे में परिचय दिया है और इस विद्यालय की तमाम चीज़ें भी बताई। इस मंच पर उपस्थित जिला ट्रेजरी ऑफिसर साहब, अन्य विशिष्ट अतिथिगण, डायरेक्टर साहब, यहाँ उपस्थित सभी गुरुजनों को, यहाँ उपस्थित सभी छात्र छात्राओं को, उनके परिजनों को बहुत बहुत नमस्कार। ये इस प्रांगण में मैं पहली बार आया हूँ और मुझे बुलाया तो पिछले साल भी गया था, लेकिन कुछ व्यस्तता थी जिसके लिए मैं नहीं आ पाया और ओपनिंग सेरेमनी में भी आना था लेकिन कुछ काम और आ गया था। लेकिन आज मैं समय निकाल के आया हूँ
क्योंकि कुछ बच्चों ने मुझे फेसबुक पर भी मैसेज किया था कि आप हमारे विद्यालय में आ रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है। मुझे नाम याद नहीं, अगर वो बच्चे यहाँ हैं तो वो हाथ उठा सकते हैं जिन्होंने कांटेक्ट किया था। तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर जो एक माहौल आप लोगों के बीच में बनाया गया है खेलकूद का, और ये 9वां साल है जहाँ पर आप लोग एनुअल स्पोर्ट्स मीट का आयोजन कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था कि अगर गीता का ज्ञान चाहते हो, अगर गीता का ज्ञान चाहते हो तो पहले फुटबॉल खेल करके आओ। ऐसा क्यों कहा उन्होंने? ऐसा इसलिए कहा कि एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तो जो बच्चे अगर खेलकूद में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, किसी तरह से अनिच्छा जता रहे हैं, उन सभी को हमारी तरफ से ये संदेश है कि बिल्कुल खेलकूद की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करिए। जिस भी विधा में आपका मन लगता हो, हॉकी है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, कबड्डी, अभी मैं देख रहा था बहुत अच्छे बच्चे लोग खेल रहे थे। तो जिस भी विधा में आपका मन लगता है, एक हॉबी, एक शारीरिक परिश्रम का जरिया जो है वो आप जरूर बनाएं। खेलकूद के माध्यम से पसीना जरूर बहाएं। दौड़ने से, कूदने से मस्तिष्क का जो है उसमें हवा जाती है, आपको बढ़िया उसमें विचार आएंगे। जब मस्तिष्क में ऊर्जा आएगी तो उस हिसाब से आपको पढ़ने लिखने में भी काफ़ी मन लगेगा। और पढ़ाई तो लगातार चलती रहती है। अभी वीडियो साहब बता रहे थे कि वो चटाई और लालटेन वाले युग से आए हैं। मैं भी इटालियन स्कूल से आया हूँ। इटालियन स्कूल आप लोग जानते हैं? नहीं जानते हैं? सेंट बोरियालिस से हूँ मैं। ये सेंट जोसेफ है, सेंट बोरियालिस। सेंट बोरियालिस का मतलब मैं बता देता हूँ। जिस स्कूल में बोरा लेकर के जाते हैं स्टूडेंट, खुद से वहाँ सफाई करते हैं, बोरा बिछा के पढ़ते हैं, मैं उस स्कूल से पढ़ के आज आपके सामने बैठ रहा हूँ। तो आप लोग खुशकिस्मत हैं कि आप लोग सेंट जोसेफ में हैं। मैं तो सेंट बोरियालिस से हूँ, मैं आपके बिहार से ही हूँ और बिहार बोर्ड से पढ़ के यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो आप लोग यकीनन मेहनत कर करके इस जगह पे पहुँच सकते हैं। IAS IPS बनना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आप लोग कोशिश करिए, जिस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं उस डायरेक्शन में आपको मेहनत अच्छे से करनी पड़ेगी। अपने आप के प्रति ईमानदार रहना होगा। जो चीज़ें आप कह रहे हैं, कर रहे हैं, उसमें अंतर नहीं होना चाहिए। किसी से झूठ नहीं बोलना है। माता पिता, परिजन, गुरुजन जो भी है उनके प्रति अपनी ईमानदारी रखनी है। जो कह रहे हैं उनके आदेशों का पालन करना है। उनके जो दिशा निर्देश है उसका पालन करना है। पढ़ाई लिखाई की घड़ियों में पढ़ाई लिखाई करनी है। खेलकूद के समय बिल्कुल खेलकूद करना है। और आजकल तो अन्य तरीके के भी बहुत अच्छे जो है यहाँ पर गायन है, वादन है, बहुत तरह की चीज़ें सिखाई जाती है स्कूलों में। तो ये सब चीज़ों का आप लोग अभी से जो है प्रैक्टिस करिए। बहुत अच्छा मौका है। और इस बहाने मुझे बताया गया कि इस सेंट जोसेफ स्कूल में करीब 2700 विद्यार्थी हैं। तो इन सब का आपस में यहाँ पर जो है एक मीट होता है। बहुत अच्छी बात है जिसमें कि आप लोग विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। खेलकूद के माध्यम से एक दूसरे से परिचय ले सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है बहुत अच्छी हैं, जिसके माध्यम से आपके शिक्षा का जो है, शिक्षा की वजह से आपका सर्वांगीण विकास हो सकता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो सकती है। अंत में मैं बस ये कहना चाहूँगा कि आप लोग विद्यार्थी हैं और विद्यार्थी के हमारे वेद पुराणों में 5 लक्षण बताए गए। कोई बता सकता है 5 लक्षण विद्यार्थियों के क्या होते हैं? काक चेष्टा, बको ध्यानम, स्वान निंद्रा, अल्पाहारी और गृह त्यागी। ये 5 लक्षण विद्यार्थियों के होने चाहिए। अब इनका क्या क्या होता है? काक चेष्टा, जैसे आपने कभी किसी कौवे को देखा है, वो लगातार प्रयास करता है। किसी चीज को आप रख दीजिए, छुपा के रखिए, वो बार बार आएगा, बार बार आएगा, बार बार आएगा। उसी तरह से हमें उससे सीखना है कि किसी भी चीज को हताश होकर के हमें नहीं छोड़ना है। हमें लगातार प्रयास करना है और प्रयास करने से ही सफलता मिलती है। आप लोगों ने वो ओम शांति ओम मूवी देखी है, शाहरुख खान वाली? देखी है? क्या उसका फेवरेट लाइन था, बताएगा कोई? किसी भी चीज को पूरी शिद्दत के साथ चाहो, किसी भी चीज को पूरी शिद्दत के साथ चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में लग जाती है। और यकीनन ऐसा होता है। तो ये काक चेष्टा वहीं से ली गई है कि आप लगातार प्रयास करेंगे तो आपको जरूर मिलेगा। कौमी वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का समापन दिवस था, जिसमें कबड्डी, वॉलीबॉल या विभिन्न एथलेटिक्स गेम का आयोजन किया हुआ था। ये 3 दिवसीय था। इसमें जो खासकर एसपी साहब ने कहा कि स्वस्थ दिमाग के अंदर ही एक स्वस्थ इंसान का वास होता है। ये बात सही है और ख़ासकर बधाई देता हूँ उन बच्चों को
जो बच्चे अभी एथलेटिक्स के लिए नेशनल के लिए सिलेक्शन हुए 2 बच्चे, कबड्डी का 4 बच्चे का सिलेक्शन नेशनल के लिए हुआ है। और पिछले दिनों जो इनॉग्रेशन हुआ था उसमें एसडीएम, डीओ या जो विभिन्न अपने क्षेत्रों में जो बच्चों ने सफलता हासिल की थी उनको सम्मानित किया गया था। खासकर आगंतुकों का विशेष धन्यवाद देता हूं। अपने टीम सेंट जोसेफ फैमिली के हर एक मेंबर को बहुत बहुत बधाई सफल आयोजन के लिए। तुरहा भवन न्यास पटना के तत्वाधान में आमगोला स्थित एक निजी विवाह भवन में तुरहा समाज की बैठक आयोजित की गई, जिसमें बिहार के साथ साथ अन्य कई जिलों के तुरहा समाज के लोग शामिल हुए। सोमवार को मुजफ्फरपुर के आमगोला स्थित एक विवाह भवन में आयोजित तुरहा समाज की बैठक अकलू तुरहा के छात्रा चित्र पर पुष्पांजलि कर नमन करते हुए की गई। तुरहा न्यास समिति के उपाध्यक्ष सुबोध कुमार ने कहा कि यह समाज आज भी शिक्षा, राजनीति और आर्थिक क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है। इस बैठक के माध्यम से सरकार को संदेश देना है कि हमें भी समाज की मुख्य धारा में लाए ताकि यह समाज भी विभिन्न क्षेत्रों में उन्नति कर सके। तुरहा समाज के सभी लोगों के सहयोग से पटना में एक तुरहा भवन का निर्माण होने जा रहा है। इस भवन के निर्माण से समाज यह संदेश देना चाह रहा है कि तुरहा समाज अब आगे की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। आज तुरहा भवन न्यास ट्रस्ट के द्वारा मुजफ्फरपुर की धरती पे तुरहा समाज की ओर से भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें बिहार के साथ साथ अन्य प्रदेशों से भी हमारा समाज के लोग यहाँ पहुँचे हैं। हमारे समाज के प्रबुद्ध गणमान्य लोग की भी उपस्थिति हुई है। उन्होंने इस कार्यक्रम में आकर सबसे पहले शहीद अकलू तुरहा जी, जिन्होंने देश की आज़ादी में तुरहा समाज का अत्यंत पिछड़ा का बेटा देश की आज़ादी के लिए अपना बलिदान और कुर्बानी दिए थे, जिनका शहीद स्मारक और द्वार मधुबनी की धरती पर बना हुआ है, उनका मूर्ति का भी अनावरण वहाँ हुआ है 2020 में। उनका तस्वीर पे माल्यार्पण कर सभी ने उनका नमन किए हैं, उनसे आशीर्वाद लिए हैं कि मेरा समाज उन्नति और तरक्की के राह पर आगे बढ़े। आज ये हमारा तुरहा समाज के जितने भी माता बहनें, भाई बंधु दूर दूर से आके आज चट्टानी एकता का परिचय इस समारोह में देने का काम कर रहे हैं। इसकी आगाज है कि हमारा पटना में एक भव्य भवन का निर्माण होने का संकल्प लिया गया है, जो बहुत जल्द उसमें हाथ लगने जा रहा है, जो पूरे बिहार और देश का सबसे गौरव भवन होगा। आज सभी लोग, समाज के लोग उसमें अपना योगदान और भूमिका निभाने के लिए आज उपस्थित हुए हैं। साथ ही तुरहा समाज वंचितों के कतार में अंतिम पंक्ति में खड़ा है, जिसने किसी भी सरकार ने सूझ लेने का आज तक काम नहीं किया है। ऐसे समाज के लोग आज शहीद अकलू तुरहा को साक्षी मानकर संकल्प ले रहे हैं कि चुनाव सामने है, अगर हमारा समाज को हक और अधिकार दिया जाए, ये समाज को भी मुख्य धारा में लाया जाए, ताकि हर क्षेत्र में ये समाज उन्नति और तरक्की के राह पर आगे बढ़े। मुजफ्फरपुर में एक युवक का हाथ पैर बांधकर चाकू से गला रेतकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। उसके शव को बोरा में डालकर सुनसान जगह पर फेंक दिया गया। बकरी चराने वाली महिलाओं की जैसे ही बोरे पर नजर पड़ी, घटना की सूचना आग की तरह फैल गई। मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। घटना अहियापुर थाना क्षेत्र के सहबाजपुर राघोपुर स्थित सलेमपुर गांव की है। बोरे से खून टपक रही थी। सूचना पर अहियापुर थाना के दरोगा राहुल कुमार दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। बोरा खोलते ही पुलिस हैरान रह गए। शव देखकर ग्रामीण भी आग बबूला हो गए और पुलिस के गाड़ी को ही घेर लिया। लोगों का आक्रोश देख पुलिस भी पीछे हट गई। स्थानीय जनप्रतिनिधि के सहयोग से ग्रामीणों को समझा बुझाकर शांत कराया गया। उसके बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल भेज दिया गया। युवक का हाथ पैर बांधने के बाद गला रेतकर हत्या की गई है। आशंका जताई जा रही है कि दूसरी जगह हत्या कर शव को सलेमपुर इलाके में रख दिया गया है। पुलिस ने मृतक का टूटा हुआ मोबाइल फोन और घटना में इस्तेमाल किए गए चाकू को बरामद कर लिया है। पुलिस शव की पहचान में जुट गई है।
हम सब ना देखली, हम सब के हल्ला भेले त क्या हल्ला हुआ? हल्ला तो भेले जो मार के बोरा में कस के धइले तो लोग सुन के लगे तो कितने देर पहले फेंका था, कुछ पता चला? ई नहीं हम बता देख लिए है। अच्छा, क्या देखें? देखली हम सब घास कटे दली तरफ बकरी चरबे दली सब भे बकरी वाली से बकरी ने भीतर ढुक गेले त लई लागे तेतने में नजर पड़े त कले देख से कचरा है त कचरा कथि ठेहुना बुझल कि बस बकरी लेके भगली हल्ला की लाश? हां हल्ला, हां लाश है। अच्छा, फिर तकरा तो लोग जमा होए लगलै धीरे धीरे। गर्दन अलग है कि ना बुझाई छे, ना गर्दन बुझाई छे, ना हाथ गोर बुझाई छे। की लगे छे कि दूसरी जगह से मार के लाके अलग से कहीं से मार का रसरी है, भैंसी के रसरी से मुरले बनले। अच्छा, 3 बजे से पहले नहीं था यहाँ पर? राखी धा गेल होतै त कोई देखलै है ना, कोई देखबे कलकै ओत में है ईटा के बुझाई छी जे देखौ को तो बकरी भीतर ढुक गेलै त हाके गेलै त ओहे नजर पड़लै। चल से एगो स्कूल के लड़की जात रही तो कहले तो हमसे आगे की कल के स्कूल की लड़की से बोरा में कस के मार के एगो लाश धैली, तब न हम लोग आए। क्या देखे यहाँ पर? ये देखे सो बोरा में कस के दर्द धर हुआ और कुछ नहीं। कौन सा जगह है? कौन सा जगह हो गया? कौन सा जगह हो गया? ये जगह कम है आप लोग कितना? जी, अहियापुर थाना में आए दिन कुछ ना कुछ घटना घटते रहता है। अब वो तो थाना का लापरवाही कहिए, चाहे प्रशासन का नाकामी कहिए, जो कहिए आप। आज क्या हुआ? आज एक मर्डर करके बिगे हुआ था। अच्छा, हाँ, बुरी तरीके से मारा? हाँ, बुरी तरीके से बोरा में कस के बिगे हुआ था। उसके बाद में क्या हुआ, हम लोग को जब मालूम चला, हम लोग घर थोड़ा दूर पड़ता है, माने कि यहाँ से 1 किलोमीटर रेडिएशन में हम लोग है, मालूम चला तो हम लोग पहुँचे यहाँ पर, देखे यहाँ पर, फिर प्रशासन को फ़ोन किए। प्रशासन 2 घंटा बाद आया, 2 से 2.5 घंटा बाद आया प्रशासन। जी, अच्छा, पहचान हुई? नहीं, पहचान तो अभी तक नहीं हुई है। बॉडी माने कि मोबाइल मिला हुआ है, उसमें मोबाइल है बॉडी में, तो मोबाइल के जरिए अपना प्रशासन छानबीन करे। अपना प्रशासन का काम अपना है, जो अपना कैसे करेगी अपना। कौन जगह पर लाके फेंका? शहबाजपुर सलेमपुर में ना? हाँ, अहियापुर थाना। स्थिति यही है अहियापुर थाना से? हाँ, तो बार तो ऐसा कुछ न कुछ घटना घटता रहता है। अज्ञात एक शव मिला है, जानकारी जुटाई जा रही है, पता नहीं चला अभी तक। किस अवस्था में था डेड बॉडी? एक बोरा में बंद था, बोरा में ईंट के किनारे रखा हुआ था कहीं साइड में। जांच पड़ताल की जा रही है। क्या गन इंजरी है या कुछ के मारा गया है? चोट का निशान है, चेहरा पे ब्लड पूरा लगा हुआ था। नहीं, कोई पहचान नहीं हो पाई है। हाँ, एक मोबाइल बरामद हुआ है, टूटा हुआ मोबाइल है। क्या लग रहा है, कहीं से मार के लाके फेंक दिया? हाँ, कहीं से मार के लाके फेंका गया। पहचान के लिए क्या कुछ कर रहे हैं? व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में? हाँ, सारा कुछ शेयर किया जाएगा। सोमवार को मुजफ्फरपुर के गरीबनाथ मंदिर पहुंचकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बाबा की विशेष पूजा अर्चना और रुद्राभिषेक किया। मंदिर पहुंचने पर पुजारी विनय पाठक और गरीबनाथ मंदिर न्यास समिति के सदस्यों ने उनका भव्य स्वागत किया। इसके बाद गिरिराज सिंह ने गरीबनाथ मंदिर में रुद्राभिषेक किया। इस दौरान गिरिराज सिंह फैंस क्लब के करीब 1.5 दर्जन सदस्य मौजूद रहे। रुद्राभिषेक के बाद गिरिराज सिंह ने तेजस्वी यादव पर जमकर हमला बोला। कहा कि तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा निकाल रहे हैं, पर जनता का विश्वास पहले ही नरेंद्र मोदी पर बना हुआ है। जनता को धोखा देने का काम तेजस्वी यादव न करे। लालू यादव तो पहले ही जेल से होकर आ चुके हैं, अब तेजस्वी यादव की जेल जाने की बारी है। नीतीश कुमार के दोबारा महागठबंधन में जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि इसलिए तो भगवान से पूजा की है, पलटी मारना है या नहीं ये सिर्फ भोले बाबा या नीतीश कुमार ही जाने। विश्वास, जन विश्वास, तो विश्वास रहेगा उनके ऊपर जन का, तब तो आज बिहार के अंदर ऐसे मंत्री निकले तेजस्वी यादव जिनके विभाग के ऊपर जांच कराने की बात मुख्यमंत्री ने की है। इन्होंने तो विश्वास खो दिया, पैदा लेते ही अरबपति कहाँ से हो गए, इसका भी हिसाब मांग रहा है। कह रहे हैं राजनीति है, और किसके खिलाफ जन विश्वास मांग रहे हैं? नरेंद्र मोदी के खिलाफ। नरेंद्र मोदी को बिहार की जनता, मुजफ्फरपुर की जनता पहले ही विश्वास दे चुकी है, और आने वाले दिन में नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री होंगे। वो प्रधानमंत्री नहीं हैं, बल्कि भारत के सांस्कृतिक धरोहर के सबसे बड़े एक तरह से पौधा हैं, जिसे पुनर्जागरण कराने का काम किया। वो एक ऋषि के समान हैं। आज देश में सांस्कृतिक पुनर्जागरण भी कर रहे हैं, चंद्रमा पर भी जा रहे हैं, डिफेंस में भी DRDA एक से एक नए नए चीज़ों को ला रहे हैं।
एक्सपोर्ट भी बढ़ा रहे हैं, भारत का इंपोर्ट कम करने की कोशिश है, जैसे डिफेंस में कम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सर्व गुणों से भारत को परिपूर्ण करने का एक अनुष्ठान छेड़ा है। ये नरेंद्र मोदी वही हैं जिनके खाते में पैसा नहीं, जिनको अपनी गाड़ी नहीं, अपना घर नहीं, अपनी संपत्ति नहीं, उससे लड़ेंगे क्या लालू प्रसाद यादव, जो पूरी जिंदगी संपत्ति कमाने में जेल गए, फिर बेटा भी जाने वाले हैं। इसलिए महागठबंधन कर रही है कि चरित्र हनन करने के लिए ये सब राजनीति की जा रही है। कौन सा चरित्र हनन? पैसा जो उनके संपत्ति है, जमीन घोटाला से लेकर के नौकरी के लिए, वो उसको जवाब देंगे ना। लालू जी चरित्र हनन में जेल गए, ये सब के सब चरित्र बचा के ही नहीं रख पाए तो हनन क्या होगा। मुझ में हिंदुओं को एकत्रित करने की ताकत दें। मुजफ्फरपुर के साहेबगंज रामपुर हाई स्कूल मैदान में आगामी 3 मार्च को नोनिया जागरूकता महासम्मेलन सह श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जाएगा। सम्मेलन के माध्यम से नोनिया समाज को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग की जाएगी। इस कार्यक्रम को सफल बनाने को लेकर प्रखंड अध्यक्ष बिंदा महतो की अध्यक्षता में साहेबगंज के माई स्थान मंदिर के पास तैयारी समिति की बैठक की गई। साथ ही सम्मेलन को सफल बनाने को लेकर प्रचार गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। उपस्थित लोगों ने कहा कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में नोनिया समाज का अभूतपूर्व योगदान रहा है, लेकिन दुख की बात है कि नोनिया समाज के महान विभूतियों का इतिहास में वह स्थान नहीं मिल पाया जिसे वे हकदार थे। मौके पर डॉक्टर मालती सिन्हा, डॉक्टर राजकुमार, पूजा कुमारी, रामजस महतो, रामदेव महतो, सत्यनारायण महतो, राजेंद्र महतो, दिनेश महतो, दिलीप महतो समेत नोनिया समाज के काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। आज बिहार नोनिया महासंघ प्रखंड इकाई साहेबगंज के तत्वाधान में दिनांक 3/3/24 को आयोजित होने वाली उच्च विद्यालय साहेबगंज के मैदान में नोनिया जागरूकता रैली सह श्रद्धांजलि सभा जो होने जा रही है, उसके तत्वाधान में आज प्रचार गाड़ी को रवाना किया गया। प्रचार गाड़ी पूरे साहेबगंज प्रखंड के विभिन्न गांवों के से होते हुए विभिन्न पंचायतों को पार करते हुए पूरे प्रखंड का दौरा करेगी और नोनिया को इस ढंग से जागरूक करेगी कि दिनांक 3/3/24 को होने वाली कार्यक्रम काफ़ी सहयोगपूर्ण और हजारों हजार की संख्या में उपस्थित होकर लोग कार्यक्रम में भाग लेंगे और अपनी अपनी विचारों से अवगत कराएंगे, ताकि हमारी जो सरकार से मांग है बिहार ये एसटी में शामिल होने वाला, वह हम लेके ही रहेंगे, नहीं तो सरकार के विरोध में हम वोट डालेंगे। आज इन्हीं बातों को लेकर के हम लोगों ने हरी झंडी दिखा करके रथ को रवाना किया। हम लोग इस बार पूरे तैयारी के साथ एकजुट होकर हम लोग पूरे समाज को आह्वान दे रहे हैं कि हम लोग एकजुट होकर इस बार हम लोग संगठन होकर हम लोग अपने काम को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हम लोग अपने परिचय अपने समाज को खुद देने का काम करेंगे। आगे भी हम लोग करते रहेंगे। कोई भी कार्य हो हम लोग तत्पर हैं समाज के प्रति और रहते भी हैं, लेकिन आज हम लोग 19/2/2024 को हम लोग आज झंडा दिखाकर हम लोग रवाना किए हैं गाड़ी को, और गांव-गांव गली-गली अपने नोनिया समाज के यहाँ जाकर जागरूकता अभियान को हम लोग चलाने का काम करेंगे और घर-घर जाकर हम लोग अभियान को चलाकर और 3 मार्च 2024 को रामपुर हाई स्कूल में हम लोग बहुत बड़ा सम्मेलन करने जा रहे हैं और यही हम लोग का कार्य है। आज बिहार राज्य नोनिया महासंघ के तरफ से प्रचार के लिए एक गाड़ी निकाली गई है, जिसको हरी झंडी देकर रवाना किया गया है, जो पूरे प्रखंड के गांव-गांव, टोले-टोले में घूमकर 3 मार्च को होने वाले इस महासम्मेलन के संबंध में लोगों को जानकारी देगा और आग्रह लोगों से होगा कि सभी लोग हमारे नोनिया भाई अपने हक को मांग के लिए साहेबगंज हाई स्कूल के
प्रांगण में 3 तारीख को उपस्थित हों, ताकि हमारी मांगें यहाँ से दिल्ली पटना तक पहुँच जाए और जो हमारा हक है वह मुझे मिलना चाहिए। इसके लिए हम लोग तब तक लड़ते रहेंगे जब तक इस पर अमल नहीं किया जा सके। रैली के माध्यम से क्या मांगे हैं आप? रैली के माध्यम से हमारी मांगे हैं कि सर्वप्रथम हम दुनिया एक जगह यूनाइट हो जाए। एकमात्र राम पर ही भरोसा रहे, जिनके स्मरण मात्र से ही शुभ, मंगल और कुशल की प्राप्ति होती है, उस राम नाम में ही विश्वास रहे। प्रभु राम के प्रति कुछ ऐसा ही विश्वास मुजफ्फरपुर के पड़ाव पोखर लेन नंबर 1 निवासी सुनील कुमार का है। पशुपालन विभाग से सेवानिवृत्त होने के बाद सुनील कुमार प्रतिदिन 108 बार राम रक्षा स्तोत्र और राम नाम लिख रहे हैं। अब तक उन्होंने 1,84,840 से अधिक राम नाम लिख दिया है। सुनील कुमार का कहना है कि सेवानिवृत्त होने पर उन्हें जब रामचरितमानस भेंट किया गया तभी उन्होंने संकल्प ले लिया था कि प्रतिदिन 108 बार राम रक्षा स्तोत्र और राम नाम लिखेंगे। जब राम मंदिर पूर्ण हो जाएगा तब भगवान राम के चरणों में अपने लिखे सारे राम नाम समर्पित कर देंगे। राम नाम ऐसे जब से मैं 1985 से ये काम कर रहा था ज्योतिष का, और उसके बाद जो है कि राम से मेरा बहुत हनुमान के साथ लगाव था ज़्यादा। तो फिर जो है कि हुआ कि जब इसका डिग्री आ गया सुप्रीम कोर्ट से, तो अब से जो है कि हमने बोला कि नहीं, जब तक मंदिर बनेगा तब तक हम प्रतिदिन 108 बार लिखा करेंगे, और साथ में राम रक्षा स्तोत्र और ये राम का नाम ये मैं लिखते आ रहा हूँ अभी तक। अभी तक कितना राम नाम लिख चुका है आपने? 1,84,840 नाम अभी तक लिख चुका है। कल के डेट तक है आपका। अब बाद में इनका क्या कीजिएगा? इसको जाएंगे तो अयोध्या जाएंगे, वहाँ राम मंदिर में समर्पित कर देंगे। इसके अलावा और कुछ जो आपने किया? मैं और कुछ नहीं, इसी के आधार पर और इसे जितना भी है राम जी का अपना रामचरितमानस हो गया, ये सब उस पर भी मैं अपना अध्ययन करता रहता हूँ। 2002 में हम रिटायर किए, उसके बाद से 2019 में जो है कि आपका सुप्रीम कोर्ट से आदेश आया, तभी मेरे दिल में इच्छा हुई कि नहीं, हम राम का नाम जो है कि प्रतिदिन राम नाम लिखेंगे। और उसी दिन से हमने लिखना शुरू किया कि जब तक मंदिर का निर्माण नहीं हो जाता है, उसी समय से मैं लिखता आ रहा हूँ और आज भी लिख रहा हूँ मंदिर बन जाने के बाद। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।